Hello friends, welcome to my YouTube channel Shiv Studio Abla. Friends, I don't waste your time because time once lost never returns. So let's start topic. Friends, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार एपीओ एवं जुडिशरी एंड अदर कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रश्नों को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट प्रश्न। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है एवं विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु शब्द जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय को 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। अब विस्तार संपूर्ण भारत पर है, परंतु संहिता के अध्याय 8, 10, 11 के उपवन नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो कि अध्याय 8, 10, 11 के उपवन नागालैंड राज्य एवं जनजातीय क्षेत्रों में तो लागू होंगे। इसमें अक्सर कर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्याय 8, 10, 11 लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे। तो अध्याय 8, 10, 11 नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों में तो लागू होंगे, शेष उपबंध लागू नहीं होंगे, लेकिन शेष उपबंधों को संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करके उपबंधों को लागू कर सकती है। तो अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध नागालैंड राज्य एवं जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे। शेष उपबंधों को राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अधिसूचना द्वारा जारी करके उनको लागू कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवर्तन में है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 से प्रवर्तन में है। 1 अप्रैल याद रखिए, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवर्तन में है। नेक्स्ट है कि धारा 2 में परिभाषाएं दी गई, डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। धारा 2A में जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस ऐसा अपराध अभिप्रेत है कि जो कि प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। नेक्स्ट है 2B में आरोप चार्ज। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। नेक्स्ट है 2C में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है आपका D। 2D में परिवाद कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया ये अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, परिवाद कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 2G में जांच इंक्वायरी। विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए तो इंक्वायरी कहलाती है। जांच हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट 2H में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अन्वेषण से वे सब कार्रवाइयाँ हैं कि जो कि इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त पर अधिकृत किया गया है जो कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण कहलाती हैं। नेक्स्ट है 2I न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, न्यायिक कार्रवाई कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका 2K महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरियाज। महानगर क्षेत्र से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो कि धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 में प्रावधान दिया गया है महानगर क्षेत्र के बारे में और 2K में परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है आपका 2L असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, बट असंज्ञेय अपराध में या असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2N में अपराध ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। वहीं धारा 40 IPC में भी अपराध के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में अपराध से ऐसा कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जो कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके
बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, तो वो अपराध कहलाता है। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में दी गई परिभाषाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बताई है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि बिना याद किए हुए धाराओं को कैसे याद करें। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, आपको मिल जाएगा कि बिना याद किए हुए धाराओं को कैसे याद करें। तो उसकी जो ट्रिक है पूरी धारा 2 में परिभाषाओं को बिना याद किए हुए आप याद कर सकते हैं। जैसे कि 2R है तो 2R में R फॉर रिपोर्ट, 2S है तो S फॉर पुलिस स्टेशन, इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट 2R में पुलिस रिपोर्ट। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट से अभिप्रेत है। नेक्स्ट है आपका 2S पुलिस स्टेशन से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिससे कि राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई भी स्थानीय क्षेत्र भी है, वो पुलिस थाना कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 2U लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित किया गया है, और धारा 24 में इसके बारे में विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2W, इसमें समन मामले के बारे में बताया गया है। समन केस से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि किसी अपराध से संबंधित है और जो कि वारंट मामला नहीं है, वह समन मामला कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 2WA वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पीड़ित व्यक्ति, जिसको आहत व्यक्ति भी कहते हैं, विक्टिम इंग्लिश में कहते हैं, तो विक्टिम पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि किसी ऐसे कार्य का लोग के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है, जिसके लिए व्यक्ति को आरोपित किया गया है, और पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या विधि उत्तराधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है आपका 2X वारंट मामला। वारंट केस से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध से संबंधित है, तो वारंट मामला कहलाएगा। और 2 वर्ष से कम के जो अपराध होते हैं वो समन मामले कहलाते हैं, और जो कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि के जो भी कारावास दंडनीय अपराध होंगे वो वारंट मामला के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में उच्च न्यायालय के समक्ष या तो सत्र न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसके आवेदन पर किया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले को अंतरित करने की जो कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग भारत के महान्यायवादी के अंतर्गत किया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये बंद करती है कि एक सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 366 ये प्रावधान करती है कि जब भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28(2) के अधीन सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंडादेश का आदेश पारित किया जाएगा, तो वहीं धारा 28(2) और अध्याय 28 की धारा 366 में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में कब जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग को अध्याय को जोड़ा गया, जो 21A है, जिसमें कि धारा 165A से 165L तक में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे आप CPC में जाएंगे तो CPC में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट धारा 151 में बताया गया है। वहीं पे आपको एविडेंस में धारा 165 में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी सेक्शंस को पढ़ें तो आप सेक्शंस को लिंक करके ही पढ़ें, जिससे कि आपको एक सेक्शन के साथ में 2-4 सेक्शंस एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। धारा 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया गया है। वहीं CPC में 151 में न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है।
और आपके एविडेंस एक्ट में धारा 165 में न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति धारा 438 में सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के लिए विशेष प्रावधान को धारा 439 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सादृश्य है? तो दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सादृश्य धारा 97 एवं 98 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ये कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का जिसमें वे स्वयं हितबद्ध है विचारणा नहीं करेंगे? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 479 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले जिसमें कि न्यायाधीश या कोई भी मजिस्ट्रेट, क्योंकि ऐसे मामले होंगे जिसमें वो स्वयं हितबद्ध हों, क्योंकि उन ऐसे मामलों में जिनमें वो हित रखते हों, तो ऐसे मामलों का वो विचारणा ट्रायल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में मैं आपको वन लाइनर प्रश्नों को अच्छे से समझा पाया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ को और जानते रहिए अपने देश के कानून को। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।